अगर किसान फसलों के उत्पादन में रासायनिक उर्वरकों का और फसल सुरक्षा रसायनों का प्रयोग नहीं करेगा तो देश का खाद्यान्न उत्पादन इतना गिर जाएगा कि लोग भूखों मरने लगेंगे। ये दलील भला कौन दे सकता है? ज़रा आप दिमाग से सोचना। ये दलील वही लोग देंगे जिनको खेती की समझ नहीं है या अपने धंधे के बंद होने का अंदेशा है। मैं देश के किसान भाइयों से कहता हूँ, मित्र, खेती में किसी भी निवेश की ज़रूरत नहीं होती। खेती में सिर्फ अपने कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है। जैसे ये मूंगफली की फसल है और ये मेरा अपना खेत है। इस मूंगफली की फसल में मैं ज़रा कैमरामैन से कहूँगा झूम करके दिखाएं। मतलब इतनी गजब मूंगफली की फसल है और ये हमारे क्षेत्र में जो दूसरे लोग मूंगफली की खेती कर रहे हैं उनसे हमारे इसमें ज़्यादा पैदावार होने वाली है। और इसमें कोई भी रासायनिक उर्वरक नहीं है और ना कोई वीडीसाइड है, ना कोई फंजीसाइड है, ना कोई इंसेक्टिसाइड है। मैं क्या कहता हूं मित्र, हम कोई भी फसल बोएंगे तो जमीन पर। कोई भी फसल, कोई भी सब्जी, कोई भी फल हम कहाँ लगाएंगे? जमीन पर। तो खेती का सूत्र है कि हमको जमीन को ठीक करना है। जिसकी ज़मीन जितनी ज़्यादा ठीक होती चली जाएगी उतने ही उसको रासायनिक उर्वरक बचते चले जाएंगे और रोग, फसलों में रोग कम होते चले जाएंगे। तो पहली जब खेती है तो खेती में पहला निवेश होता है ज़मीन, दूसरा निवेश होता है जलवायु और तीसरा निवेश होता है बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम जैव विविधता कहते हैं। ये तीन चीज़ों पर मनुष्य को सोचना पड़ेगा। अब जैसे किसी ने कहा कि अगर रासायनिक उर्वरक नहीं डालेंगे तो देश भूखों मर जाएगा। निश्चित मर जाएगा। कैसे मर जाएगा? कि जब ये धरती जमीन हमारी कमज़ोर है, ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है, ह्यूमस नहीं है, और मैं गेहूं की फसल बोता हूं और प्राकृतिक खेती के बारे में जैसा कि लोग समझते हैं कि रसायनों को बंद कर देने का मतलब प्राकृतिक खेती है, ना, रसायनों को बंद कर देना प्राकृतिक खेती नहीं है। जमीन को जिंदा कर देना प्राकृतिक खेती है। तो क्या हुआ? अभी जमीन जिंदा कैसे होगी ये नहीं बता रहा कोई। कह रहे हैं कि ये छोटा सा अटहार करो और फिर आप बीज बो दो, रसायन मत डालना, तो पैदावार तो घटेगी क्योंकि ज़मीन तो अभी ठीक हुई नहीं। तो कोई भी व्यक्ति ज़मीन को ठीक करने की बात नहीं करता। दूसरा, जलवायु। अब जलवायु तो एक फिक्स है, बट उसके बावजूद जलवायु में चेंजेज आ रहे हैं। जैसे आज की तारीख में कहते हैं जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन भी एक क्या है कि जलाशयों का नष्ट हो जाना, जंगलों का ख़त्म हो जाना, खेत की मेड़ पर पेड़ ना होना, गांव में जलाशय ना होना। तो जल और वायु, जलाशय हो और जंगल हो, मानी जलवायु ठीक है, इस पर भी कोई बात नहीं करता। दूसरा है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, यानी कि एक जो खेत है उसके चारों तरफ नाना प्रकार की वनस्पतियां हों और हम नाना प्रकार की फसलें बोएं। जैसे सस्य विज्ञान की परिभाषा में कहा गया है खेती का और फसलों का ऐसा प्रबंधन जिसमें मनुष्य की या किसान के परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, ज़मीन की उर्वरता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ने पाए। ये कब संभव था? जब मैं मिक्स क्रॉपिंग करता था, सह फसली खेती करता था, यानी कि खरीफ में हम दलहन भी बोते थे, खाद्यान्न भी बोते थे, तिलहन भी बोते थे। ऐसी रबी में खाद्यान्न, दलहन और तिलहन तीनों फसलें करते थे।
साथ में सब्जी उगाते थे, साथ में कुछ पेड़ लगाते थे। ये है खेती का स्वरूप। आज मित्र, अभी कल हमको एक आसाम से फ़ोन आया, टी बागान का किसान है। वो कह रहा, सचान साहब, हम लोगों ने 2016 से जैविक खेती शुरू कर दी थी, क्योंकि जो हमारा चाय एक्सपोर्ट होती है तो उसमें सब टी बागान को निर्देश गया कि केमिकल वाला चाय अब एक्सपोर्ट नहीं होगी। तो हमने कहा कि आप पहले 30, 40, 35, 50 हज़ार रुपये का पेस्टिसाइड डालते, तो बोला हाँ। तो हमने कहा आप जैविक खेती शुरू हो गई तो नहीं डालते क्या? बोले साहब, जितने का मैं केमिकल डालता था उतने ही रुपए का हम अब दूसरे निवेश डालते हैं जैविक के नाम पर। बहुत सारे बोतल में आ रहे हैं, पाउडर के फार्म में आ रहे हैं, जाने क्या क्या आ रहा है। तो मुद्दा ये हुआ कि किसान एक बाजार है, और कुछ लोग किसान को बाजार समझ करके चाहते हैं कि अगर ये यूरिया ना ले तो ये ले ले, अगर ये पेस्टिसाइड ना ले तो ये जैविक पेस्टिसाइड ले ले। एक शब्द आपने सुना होगा कि साहब मेरे खेत में बीमारी लगी, कोई जैविक फफूंदनाशक है क्या? तो लोग बोलते हैं है। मेरे खेत में साहब कीड़ा लगा, उसका जैविक कीटनाशक है क्या? तो बोले है। और बाजार में बिक रहे हैं जैविक फफूंदनाशक और जैविक कीटनाशक, और लोग इनको बनाने की सलाह भी दे रहे हैं। नाशक का मतलब होता है नष्ट कर देने वाला, मार देने वाला। तो जैविक में तो कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो किसी बीमारी को या कीड़े को नष्ट कर दे, लेकिन लोग बेच रहे हैं और किसान खरीद रहा है। तो जिन लोगों ने कहा कि अगर हम प्राकृतिक खेती नहीं करेंगे तो प्राकृतिक खेती करेंगे तो देश भूखों मर जाएगा, ऐसा किसान को भी कुछ कुछ समझ में आता है कि हाँ ये बात तो सही है। लेकिन मेरा क्या तजुर्बा है कि अगर प्राकृतिक खेती करेंगे तो भूखों नहीं मरेंगे, हम मुस्कुराएंगे, चैन की बंसी बजाएंगे, किसान समृद्धशाली बन जाएगा। जैसे पहले कहते थे ना, उन्नत खेती मध्यम मान निश्चित चाकरी भीख निदान। तो कृषि का व्यवसाय सबसे उन्नत व्यवसाय के रूप में आएगा, लेकिन उन्नत व्यवसाय के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए हमको कुछ काम करने पड़ते हैं। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, आज एक किसान का मेरे पास मतलब व्हाट्सएप पर उसने एक मैसेज डाला है, अनार का खेती करता है और वो अपने हाथ में अनार दिखा रहा है, वीडियो भेजा है कि अनार में ये बीमारी लगी है। वो कहता है साहब कृषि विज्ञान केंद्र के ढेर सारे वैज्ञानिकों से संपर्क किया, कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है, जो बता देता मैं वो डालता रहता हूँ। और डालते डालते क्या हुआ कि 1.5 लाख रुपए का पेस्टिसाइड 1 एकड़ में वो डाल चुका, लेकिन बीमारी जस की तस। और आगे क्या कहता है वो कि वैज्ञानिक जब ये उनके बताए गए नियमानुसार मैंने चीज़ें डाली, प्रयोग किया और हमारा ये बीमारी ठीक नहीं हुआ, तो मैंने पूछा कि सर ये बीमारी तो ठीक नहीं हुआ। तो वो वैज्ञानिक कहता है कि ये मौसम का इफेक्ट है। यानी कि अब देखिए, आप देर सवेर हमने, जब हमारे कोई प्रेस्क्रिप्शन काम नहीं है तो मैंने मौसम के ऊपर मढ़ दिया। फैक्ट क्या है मित्र, प्राकृतिक खेती में हमने जो 3 सूत्र बताए कि प्राकृतिक खेती में हमको ज़मीन की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाना है ये समझना है। दूसरा, हमको अपनी जलवायु को कैसे सुधारना ये भी समझना है। तीसरा, हमारे खेत की बायोडाइवर्सिटी कैसे रिच बने ये भी सोचना है। तो हमारी अपनी सॉइल आज की तारीख में, अगर सॉइल की फर्टिलिटी कमज़ोर है तो फिर ध्यान रखना, आपको गेहूं, धान, गन्ना नहीं बोना, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी कमज़ोर है। गेहूं की, गन्ने की डिमांड पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब आप खराब ज़मीन में, कम फर्टाइल ज़मीन में जब धान, गेहूं, गन्ना, कपास की खेती करते हैं तो आप लॉस में जाते हैं, क्योंकि लागत ज़्यादा लगानी पड़ती है, फिर भी रिस्पॉन्स उतना मिलता नहीं। तो यहाँ पर क्या बोना है,
हमको दलहनी और तिलहनी फसलें बोनी है, क्योंकि दलहनी तिलहनी फसलों को पोषक तत्वों की ज़रूरत अपेक्षाकृत खाद्यान्न फसलों से कम होती है। सब्जी लगाते हैं आप और ढेर सारी बीमारियां लगती हैं। अब जैसे मैं बोलता हूं कि जीवामृत डालिए, काफ़ी हद तक बीमारियां उससे कवर हो जाएंगी, क्योंकि जीवामृत में बहुत सारे ऐसे पैथोजन हैं जो हमारे नेगेटिव पैथोजन यानी फसलों में बीमारी फैलाने वाले पैथोजन को वही सॉइल में कंट्रोल कर लेते हैं। और ये व्यवस्था कभी थी जो अब बंद हो गई है। क्यों? हमारे सॉइल में पॉजिटिव पैथोजन नहीं है, क्योंकि मैं पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड नाना प्रकार के ज़मीन में बहुत डालता हूँ। कहते हैं जो दलदल में फंसा होता है और दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति जितना दलदल से निकलने की कोशिश करता है उतना ही नीचे दबता जाता है। आज खेती में भी यही है, किसान दलदल में फंस चुका है और जब निकलना चाहता है तो और फंसता चला जा रहा है, और इसको पढ़े लिखे लोग फंसा रहे हैं। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि खेती में हम सारे लोग जितने भी इस देश में एग्री बिजनेस करने वाले हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रसार अधिकारी, कार्मिक हैं, नीतियों में बैठे हुए लोग हैं, सारे के सारे किसानों के ही बच्चे, मतलब ये चंद्रमा से नहीं आए, ये सारे लोग किसानों के घर में जन्म लिए, गांव की मिट्टी में खेले और पढ़ लिख करके जब शहर गए, किसी कारपोरेट सेक्टर में गए, गवर्नमेंट जॉब में गए, तो इनको अपनी तनख्वाह से काम नहीं चला। कारपोरेट सेक्टर की तो मजबूरी है कि भाई किसी कंपनी में गए हो तो उसका माल जितना ज़्यादा बिकेगा तभी आपको सैलरी मिलेगी। फिर वो टेक्नोलॉजी जो प्रसार कार्मिक है वो भी सोचते हैं हमको क्या करना है, तो किसान ने पूछा रोग लग गया तो उनको कहना है हम 45 डाल दो, साहब कीड़ा लग गया है तो ये इंसेक्टिसाइड डाल दो, खरपतवार लगा है तो ये वीडीसाइड डाल दो। किसान के साथ कोई मगजमारी नहीं करता कि भाई आप ऐसा मत करिए, इससे आपको घाटा होगा, इससे आपकी समस्या और बढ़ जाएगी, खरपतवार को अब नहीं मार सकते हैं, इंसेक्ट को अब नहीं मार सकते हैं। अच्छा कितना मारोगे? सपोज हमारी ग्राउंड नट में कोई कीड़ा लगे और हमारे पड़ोसी ने आज दवा नहीं डाली, पड़ोसी के खेत में भी लगा, मेरे खेत में लगा है, या तो बहुत बड़े एरिया में वन टाइम ये डाला जाए तब उसका निजात मिले। अभी मैंने अपने खेत में कीड़ा मारा इंसेक्टिसाइड डाल करके, तो कीड़ा तो उड़ता है, वो कल रेंग करके उड़ करके पड़ोसी वाला फिर मेरे खेत में आ जाएगा। तो ये नहीं मारा जा सकता, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और कंट्रोल करता है बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैसे चिड़ियाँ हैं, हर पक्षी का पहला भोजन इंसेक्ट ही है, लेकिन आपके खेत में एक पक्षी नहीं है। अब पक्षी क्यों नहीं है? क्योंकि आपके खेत में पेड़ नहीं है, और अगर पेड़ हैं तो आपके अमरूद के या आम के या किन्नू के पेड़ हैं, तो किन्नू तो आप तोड़ लेते हैं, आम आप तोड़ लेते हैं, आम का 2-2.5 महीने का सीजन है, ऐसे अमरूद का 2-2.5 महीने का सीजन है। पक्षी को क्या मिलेगा? तो पक्षी को जब 365 दिन इंसेक्ट ना हो तो उसको भोजन चाहिए। तो उसके लिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि पीपल का, बरगद का, पाकड़ का, गूलर का, महुए का, जामुन का, नीम का, अर्जुन का, ऐसा पेड़ जब तक अपने खेत की मेड़ पर नहीं लगाएंगे तब तक पक्षी नहीं आएंगे। चलिए, अगर आपने ऐसे पेड़ लगा दिए तो किसी भी पक्षी को भोजन के साथ साथ पानी की भी ज़रूरत है। अब आपके उस इलाके में कहीं पानी नहीं है तो क्या होगा कि पक्षी फिर भी नहीं आएगा। लेकिन पक्षी को अगर भोजन का, पानी का बंदोबस्त होगा तो आपके खेत के आसपास पक्षी रहेंगे और पक्षी इंसेक्ट को खा जाएंगे, गारंटी के साथ। तो मित्र, कहना मैं ये चाहता था कि जैसे एक बायो फर्टिलाइज़र का, जैविक खेती में क्या हुआ था, बायो फर्टिलाइज़र का खेल था कि साहब राइजोबियम ले लो, ट्राइकोडर्मा ले लो, विवेरिया ले लो, पीएसबी ले लो। ये विज्ञान भी झूठा है। हम जब पढ़ते थे बीएससी एजी, एमएससी एजी जब मैंने 87 में किया तो हमको केवल राइजोबियम, बायो फर्टिलाइज़र के नाम पर केवल राइजोबियम बताया गया। अब कहते हैं राइजोबियम डालोगे तो दलहनी फसलों की जड़ों में नोड्यूल बनेंगे।
जो किसान राइजोबियम नहीं डाल रहे हैं वहां भी नोड्यूल बन रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जहां नोड्यूल बन रहे हैं वहां है। अब कई बार लगता है कि जब मैं कहता हूं कि ये पेस्टिसाइड डालने से नष्ट हो जाते हैं, अब समस्या ये है कि पेस्टिसाइड डालने से नष्ट हो गया और फिर भी नोड्यूल बन रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया। दूसरा, जैसे पीएसबी है, फास्फेट सॉल्युबिलाइजिंग, कहते हैं कि ये फास्फेट सॉल्युबिलाइजिंग नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खेत में जो अनसोल्यूबल फास्फेट पड़ी उसको सोल्यूबल बना देता है। तो मित्र, पूरे देश में एक भी रिसर्च पेपर नहीं है कि अगर किसान ने पीएसबी से सॉइल ट्रीटमेंट या सीड ट्रीटमेंट कर लिया हो तो वो साहब फास्फेट की जो 60 किलो मात्रा थी वो 30 किलो डाले, ऐसा एक भी पेपर नहीं। ऐसे ही बोले ट्राइकोडर्मा विल्ट को कंट्रोल करता है, तो बहुत सारे किसानों ने ट्राइकोडर्मा से चना का, मटर का, मसूर का, अरहर का जो है सीड ट्रीटमेंट किया, लेकिन विल्ट फिर भी लगा। है क्या कि ये सब कारोबार चलता रहेगा लेकिन किसान को सफलता नहीं मिलेगी। कारण क्या है मित्र? इस धरती पर लाखों प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, लाखों, हजारों, ये हम नहीं गिन पाए, क्योंकि जब इतने देश के इतने सारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं गिन पाए तो मैं कैसे गिनूंगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे मैंने बोला 87 तक हमने राइजोबियम पढ़ा, फिर 90 के बाद पीएसबी एजेटोबैक्टर आ गए, उसके पास आप आज की तारीख में 20, 25, 30 के लगभग है। तो ये 20, 25, 30 नहीं है, ये 2,500, 3,000, 20,000, 25,000, 2 लाख, 2.5 लाख। किसी को नहीं पता धरती के गर्भ में कितनी परमात्मा की माया छुपी हुई है। तो मैं एक चीज कहता हूं कि क्यों ना हम इन झंझटों से बचें और जंगल की मिट्टी लाएं, उससे जीवामृत बनाएं, फिर उस पर सब कुछ है और वो भी है जो आज वैज्ञानिक नहीं जान पाए। जैसे मेरे अपने तजुर्बे हैं और जो किसान मुझको फॉलो करते हैं उनके भी तजुर्बे हैं। लोग कहते हैं साहब जीवामृत जो आपका ले गए थे या आपकी बताई गई जंगल की मिट्टी के द्वारा जब मैंने जीवामृत बनाया तो उसके गजब कमाल है। ऐसा कोई कमाल जब बाजार से कोई बायो फर्टिलाइजर लाता तो नहीं मिलता है। कमाल इतना है कि जब माँ जिंदा हो जाती है ना, ये मैंने क्या बोला, हमको धरती को जिंदा करना है। धरती जिंदा रहेगी तो मैं जिंदा रहूंगा। आप जैसे किसी ने कहा प्राकृतिक खेती की जाएगी तो लोग भूखों मर जाएंगे, और मैं क्या कहता हूं, अगर रासायनिक खेती की जाएगी तो भूखों नहीं मरेंगे लेकिन जहर खा के मर जाएंगे। बात तो एक ही है, मरना तो है ही आपको, लेकिन जहर खा के जब मरेंगे तो सारे लोग मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। लेकिन अगर प्राकृतिक खेती की जाएगी तो इस पृथ्वी के ऊपर जीव जगत की संपूर्ण माया बचेगी। और मैं क्या कहता हूं मित्र, ये प्राकृतिक खेती का विषय दिमाग से शुरू होता है। प्राकृतिक खेती का विषय विचारों का विषय। प्राकृतिक खेती हकीकत में परमात्मा की व्यवस्था को आत्मसात करना और परमात्मा के द्वारा बनाई गई जो व्यवस्था है धरती पर। हमको आंखें दी है ना भगवान ने, परमात्मा ने, आंखों से जरा देखिए आपको क्या क्या दिखता है। तो जो दिखता है आपको तो आप उसको और बेहतरीन बनाना। अभी क्या है, अभी हमको जो दिखता है वो नहीं देखता हूँ। हमारा तो एक ही है खेती में, हमको 60 कुंटल गेहूँ कैसे मिले, हमको 500 कुंटल गन्ना कैसे मिले, हमको इतना फल कैसे मिले। तो उसके लालच में मैं टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता हूँ, कृषि तकनीकी को। मेरा साफ मानना है कि कृषि तकनीकी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अडॉप्ट करके और जन्नत आप प्राप्त कर सकें। जो लोग ज़्यादा टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं, जैसे आज के ठीक 20-25 साल पहले जब भी एग्रीकल्चर की बात होती तो पंजाब का नाम लिया जाता था, क्योंकि पंजाब के किसानों ने सबसे पहले टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की और ज़्यादा टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की। क्या हुआ, आज पता चला कि पंजाब के हालात सबसे बदतर है। एक तो वहाँ जो किसान पर कर्जा है, यहाँ तो किसान लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख के कर्जे पर है। पंजाब का किसान 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख के कर्जे पर है। दूसरा, हर 5वां, 6वां, 7वां आदमी
कैंसर का पेशेंट है। अब आपने टेक्नोलॉजी की, खूब अनाज उगाया और ये किया वो किया, बहुत हाईलाइट हुए और आपके घर में एक कैंसर का मरीज हो गया। आप क्या करते हैं? आज की तारीख में सब कुछ बिक गया उसका। तो मैं चाहता हूँ हमारे देश के किसान प्राकृतिक खेती की ओर लौटें। और प्राकृतिक खेती में ये छोटे मोटे जो चुटकुले हैं ना, जैसे कई बार आप सोशल मीडिया में देखते हो कि साहब फिटकरी का पानी, मट्ठा छिड़क दो, दारू छिड़क दो, गौमूत्र छिड़क दो। ये बहुत सारी बातें, सैकड़ों बातें ऐसी, चूना छिड़क दो। कुछ लोग कहते हैं मिट्टी को खोदो, मिट्टी का घोल बनाओ, उसको छान लो, मिट्टी का पानी छिड़क दो। ये क्यों कर रहे हो ऐसा? सरल सी बात है, धरती माता को उर्वर बनाने के लिए इसमें ये जादू टोने टुटके नहीं चलेंगे। सीधी बात है कि मेरे खेत की मेड़ हो, मेड़ पर पेड़ हो, जो भी फसलों का अवशेष हो, खरपतवार हो, सब इसी खेत में पड़े रहें और जो कार्बनिक पदार्थ है उसको डिकम्पोज करने के लिए बेनिफिशियल माइक्रोब्स हों, जो हमने पीछे मारे हैं पेस्टिसाइड डाल करके। तो बेनिफिशियल माइक्रोब्स के लिए जंगल से मिट्टी ला करके जीवामृत बना के खेत में डालना है, बायोमास डालना है, वर्षा का पानी खेत में रोक लेना है और मेरी माँ समृद्ध होने लगेगी। धीरे धीरे टाइम लगेगा, 2 साल 3 साल 4 साल। ऑर्गेनिक कार्बन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपको फर्टिलाइज़र की डिमांड कम होती जाएगी, बीमारियां कम होती जाएंगी और खेत की मेड़ पर जब पेड़ लग गए, चिड़ियाँ आ जाएंगी तो इंसेक्ट भी कम होने लगेगा। तो एक प्रक्रिया है और जब इस संपूर्ण प्रक्रिया को मैं समझ करके आगे बढ़ता हूँ तो क्या होता है, मेरी लागत जीरो, मतलब कम हो जाएगी। जीरो तो नहीं होगी, जीरो तो तब थी जब बैल से खेती होती थी। अब जबकि ट्रैक्टर से खेती होती, लागत जीरो वाला कोई कॉन्सेप्ट बचा नहीं। तो हमारी लागत कम होगी और पैदावार जो होगी वो ज़्यादा होगी। जैसे मेरी विधि से, जैसे मेरे जो फार्मर्स हैं देश में, कम से कम कुछ नहीं होंगे तो 30-40 हज़ार लोग होंगे जो एक्टिव मोड में मेरा जीवामृत यूज करते। वो कहते साहब मेरी पैदावार बढ़ गई, हमने कुछ नहीं डाला, मेरी पैदावार बढ़ गई, मेरी फसल में बीमारी भी नहीं लगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? कि धरती जब समृद्ध होगी तो पैदावारी बढ़ेगी, बीमारियां नहीं लगेंगी। और अगर मैं सोचूंगा फिटकरी से बीमारी ख़त्म कर दूंगा, गौमूत्र से बीमारी ख़त्म कर दूंगा, यानी कि ज़मीन में मैं जा ही नहीं रहा हूँ, धरती माता को जिंदा करने की कोई बात मेरे दिमाग में है ही नहीं। तो इसीलिए लोग कहते हैं तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। ये माँ का वैभव जिंदा कर देंगे तो मेरा वैभव जिंदा होगा। माँ स्वस्थ होगी तो मुझे स्वस्थ अनाज मिलेगा, माँ समृद्धशाली होगी तो मैं समृद्धशाली रहूँगा। और माँ की प्रोडक्टिविटी जब बढ़ेगी तो मेरे खेत में फसलों का प्रोडक्शन बढ़ेगा। और माँ अगर बंजर होने की कगार पर है, माँ वीक होती जा रही है, तो आपका उत्पादन तो बढ़ने से रहा, बीमारियाँ साथ में बोनस में मिलेंगी। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप बिल्कुल धरातल पर आइए। सोशल मीडिया में फैलाई जा रही बहुत सारी अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। खेती बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है। बस खेती श्रम मांगती है और आपका कॉमन सेंस मांगती है। अपना दिमाग लगाइए कि माँ के साथ हमको ऐसा व्यवहार करना ही चाहिए, करिए और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नमस्कार।